अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफ़ीर मंजूर और ये क्लास है मॉडर्न ट्रेंड्स इन डिजिटल मीडिया। एंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो एनिमेशंस के प्रिंसिपल्स को है वो पढ़ना स्टार्ट किया था और मैंने कुछ एनिमेशंस भी गई थी वो देखने के लिए, वो भी आप देख लेते। जो है इस लेक्चर के एंड पर मैं एक वीडियो साथ अटैच करूँगा जो कि अगर हम क्लास में होते तो वो साथ बैठकर देखते, ताकि जो है वो कोई किसी के क्वेश्चंस होते तो वो साथ साथ जो है वो मैं कैटर करता रहता। बट ये है कि मेरी कोशिश है कि मैं बिल्कुल अच्छे से ब्रीफली जो है वो स्लाइड्स को बता दूं और एंड पर जो वीडियो है वो भी बहुत अच्छी है। उससे जो है वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो आई रिक्वेस्ट कि अगर जो है आप ये 12 प्रिंसिपल्स को एक बार जो है ये लेक्चर सुन लेते हैं और वो वीडियो देख लेते हैं तो आपको कभी भी नहीं भूलेंगे और वो हमेशा जो है ये आपके काम आएंगे। जब भी आप कोई भी एनिमेशन का कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, कोई ऐड बना रहे होंगे, कोई भी इन्फोग्राफिक्स बना रहे होंगे, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। और जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती आप उनसे जल्दी ही आगे निकल जाएंगे क्योंकि उनके काम में ये चीज़ें लैग कर रही होंगी। और आपको जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीज़ें हमारी सारी काम कर रही होती हैं। जिनको चीज़ों का नहीं पता, जैसे जिन्होंने ये रूल्स नहीं पढ़े प्रिंसिपल, मगर उन्होंने नहीं पढ़े मगर उनको गलती एक लग रही होगी, मगर वो उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे, उनके पास वर्ड्स नहीं होंगे उसके, बस वो ये कहेंगे कि हमें थोड़ा सा कुछ गलत लग रहा, मतलब चीज़ ठीक नहीं है, कुछ मसला है। बट अगर आप इनको एक बार ओवरव्यू कर लेंगे तो आप किसी की भी गलती को भी जो है एनिमेशन में डिटेक्ट भी कर सकते हैं। इवन अपने काम में भी आपको चीज़ें पता चल जाएंगी और ये आपको स्टैंड आउट करने में मदद करेंगी दूसरों से। क्योंकि आगे जो है हमने जो है वो एड्स पे ही काम करना है, सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना है, प्रीमियर और ज़्यादा फोकस मेरा आफ्टर इफेक्ट्स पर होगा क्योंकि मार्केट में ज़्यादा वही यूज़ हो रहा है। अगर आप में से किसी ने एनिमेशन की तरफ जाना है तो, ताकि जो है वो सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं इंटरनेट पर। आप एक हफ्ते के अंदर जो है वो बेसिक सीख सकते हैं आफ्टर इफेक्ट की बहुत अच्छे से। मगर बात ये जो चीज़ें हैं, अगर जब तक आपको ये नहीं पता होंगी तब तक जो है वो बेसिक आइडिया क्लियर नहीं होगा आपका। स्टार्ट करते हैं। हमने जो है वो पहले 3 कर लिए थे, स्क्वाश एंड स्ट्रेच। एंटीसिपेशन भी कवर कर लिया था, स्टेजिंग भी कर लिया था। स्क्वाश एंड स्ट्रेच में वही है कि एक बॉल फेंका जाता है, वो जब तेज़ी से फेंका जाता है तो स्ट्रेच होता है, जब वो लगता है स्क्वाश होता है, फिर उसके बाद वो अपने नॉर्मल वॉल्यूम में वापस आता है। एंटीसिपेशन यही है कि कोई भी अगर कोई एक्शन करना होता है उससे पहले जो है वो ऑडियंस को जो है वो थोड़ा सा एक क्लू दिया जाता है। कोई भी चीज़ रैपिडली नहीं हो रही होती, सडनली नहीं हो रही होती। तो वो जैसे किसी ने ये इस एग्जाम्पल में ही देख लें, जिस तरह उसने जंप करनी है तो वो पहले जो है वो एक पावर इकट्ठी कर रहा है, एंटिसिपेट कर रहा है, उसके बाद वो जंप कर रहा है, उसके बाद वो एंड पर अपने नेचुरल पोज में आ रहा है। ये एंटिसिपेशन थी। स्टेजिंग में यही है कि स्टेजिंग के अंदर आपने काफ़ी कुछ देखना होता है, लाइक कंपोजिशन देखनी होती है, कैमरा एंगल देखना होता है। आपने बेसिकली व्यूअर को जो है वो आई उसकी ट्रैवल करवानी है अच्छे तरीके से, और उसके अंदर जो आपका सीन चल रहा है वो बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर हो रहा हो। ये स्टेजिंग का मकसद था। अब हम अपने नेक्स्ट की तरफ आते हैं जो कि न्यू है। अच्छा, ये है स्ट्रेट अहेड। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं ताकि जो है मैं आपको सही तरह से समझा सकूं। एक्शन एंड पोज टू पोज, दिस प्रिंसिपल मैचेस 2 डिफरेंट अप्रोचेस टू द एक्चुअल ड्राइंग प्रोसेस। मैं भी आपको जो है वो फोटोशॉप पर जो है इसकी सैंपल भी करके दिखा दूंगा ताकि जो है वो क्लियरली इसका समझ आ जाए। One either draws out a scene frame by frame from beginning to end or starts with a few key frames. इसमें यही है कि कुछ अगर आपने जो है अगर कोई 2D एनिमेशन बना रहे हैं या अगर आप कोई भी ऐड बना रहे हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं करने के। एक ये है कि या तो आप उसके की पोजेस बना लें। की पोजेस से मुराद क्या, जैसे एक पॉइंट ए से पॉइंट बी पर एक बंदे ने जंप करनी, ठीक है, तो एक उसका की पोज होगा पॉइंट ए के ऊपर,
उसका दूसरा की पोज होगा जब उसने जंप की हुई है वो सेंटर में है, उसका दूसरा की पोज है। तीसरा की पोज है जब उसने जो है वो जिस जगह पर जंप करनी थी पॉइंट सी पर जो है वो मतलब पॉइंट बी पर उसने जो है वो जंप करनी थी, तो वहां पर उसका तीसरा की पोज बनेगा। ठीक है, दूसरी इसके अंदर जो है वो है पोज टू पोज। पोज टू पोज ये होती है कि जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जंप करनी है, तो आप जो है वो पॉइंट ए से जब वो जंप करेगा और पॉइंट बी तक जितनी ड्राइंग्स हैं वो साथ साथ करते जा रहे हैं। मैं इसकी आपको जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ताकि जो है वो चीज़ क्लियर हो जाए। बाकी फर्दर वो उस वीडियो के अंदर काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं एक ड्रॉ किया मैंने एक सर्कल। अब पोज टू पोज क्या है? पोज टू पोज ये है कि मैंने पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आना है। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ठीक है, अब इस बॉल ने जंप करनी है इधर आना। ठीक है, सो इसमें जो है वो पोज टू पोज ये होगा। जब भी स्टार्ट होता है तो फ्रेम्स ज़्यादा आते हैं स्टार्ट में, उसके बाद इन बिटवीन में कम होते हैं। सो उस पर अभी हम नेक्स्ट प्रिंसिपल्स में मैं क्लियर कर दूंगा। ये है पोज टू पोज। इसको अगर आप जो है वो एक फिगर भी कंसीडर कर लें तो वो यही है कि पहले एक पूरा फिगर इधर से बनना स्टार्ट हुआ और वो बनता गया। अब अगर जो है वो हम बात करें की पोजेस की, सो उसमें उसका तरीका भी बहुत आसान है, वो बल्कि ज़्यादा इजी है और ज़्यादातर आर्टिस्ट वो ही करते हैं क्योंकि उसमें गलती का जो है वो मार्जिन कम होता है। क्योंकि अगर आप पोज टू पोज कर रहे हैं तो वो कई दफ़ा ये होता है कि आपने तो ड्राइंग स्टार्ट कर दी, मतलब कि आप ड्राइंग करते जा रहे हो, मतलब कि आप ड्राइंग करते जा रहे हो और जब आपने आर्क बनाई और वो पॉइंट बी से पीछे आ गई। ये काफ़ी दफ़ा गलती होती है, इसलिए जो ज़्यादा प्रेफरेबल वो यही होता है कि पहले की पोजेस बना ली जाए। ऐसे इसका की पोज एक ये आएगा और एक ये आएगा। ठीक है, जब ये आगे इसके बीच में इन बिटवीन फ्रेम्स बनाए जाते हैं और ये अप्रोच जो है वो ज़्यादा सही है। ये देखो, ठीक है, ये है पोज टू पोज। अगर मैं इसको रेड कर दूं ताकि जो है वो पता चल जाए, इसमें जो है पहला ठीक है, इसमें ये जो रेड वाले हैं ये इनके की पोजेज है। ठीक है, अगर अगर हम बात करें इन बिटवीन्स की तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के मतलब सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे अगर आप एनिमेशन के लिए आफ्टर इफेक्ट यूज़ कर रहे हैं तो इन बिटवीन वो खुद ही बना देता है। इवन अगर मैं फोटोशॉप के ऊपर भी एक एनिमेशन करूं, जैसे ये मैंने एक सर्कल बना लिया और अब मैंने इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेकर जाना है। मैं टाइमलाइन ओपन करता हूँ। फ्रेम ए पे ये यहाँ पर था और फ्रेम बी पर ये यहाँ पर है। ठीक है, अब ये टू फ्रेम्स हैं। अब मुझे ये समझ लें आप की पोजेज हैं। अब मुझे इनके इन बिटवीन्स चाहिए। मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा, इसमें 8 फ्रेम्स बना दी। आगे देख इन बिटवीन उसने खुद ही बना दी। सो आफ्टर इफेक्ट भी यही करेगा, प्रीमियर भी यही करेगा, फोटोशॉप भी यही कर रहा है, 3D में भी यही हो रहा था। सो इन बिटवीन मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के खुद ही बन जाते हैं। अगर आप 2D एनिमेशन सेल एनिमेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो आपको चीज़ें बनानी पड़ती हैं। लाइक अगर एक फिगर है वो पूरा अपनी बॉडी को टर्न अराउंड कर रहा है तो उसमें तो आपको ऑफ कोर्स पूरी चीज़ें बनानी पड़ेंगी क्योंकि वो उनमें जो है ट्विन नहीं लगेगी। सो आई थिंक मैंने स्ट्रेट हेड एंड पोज टू पोज एनिमेशन का जो प्रोसेस है ये समझा दिया अच्छे से। इसमें 2 टेक्निक्स हैं, एक है पोज टू पोज जिसके अंदर आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन वो फ्रेम्स बनाते जाते हैं। की के अंदर की पोजेस के अंदर जो है वो आप जो है पहले पोजेस की
पोजेस बना लेते हैं, की फ्रेम्स बना लेते हैं, उसके बाद जो है उनके अंदर इन बिटवीन्स बना लेते हैं। सो अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपने। अच्छा, ये है फॉलो थ्रू एंड ओवरलैपिंग एक्शन। Follow through relates to the parts of the subject that continue to move with inertia after a completed action to achieve more realism. Make the same part move at different speed with overlapping action. अच्छा, in simple words अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ as given example below, कि अगर एक जैसे सुपरमैन ने जो है वो जंप की है, तो उसका जो पीछे क्लॉक है वो जो है वो बाद में उसको फॉलो करेगा, ठीक है। लाइक वो उसके साथ ही नहीं जो है वो फौरन उसके साथ ही नहीं आ जाएगा। लाइक वो लोहे का नहीं है, वो हवा में रहेगा। जैसे अगर दुपट्टा पहना हुआ है किसी लड़की ने और वो भाग रही है, अगर वो रुक भी जाएगी और बड़ी तेज हवा भी चल रही है, ठीक है, ताकि दुपट्टा उड़े, सो वो भाग रही है और जैसे ही रुकेगी तो उसका दुपट्टा थोड़ी देर बाद, मे बी 1 सेकंड के बाद वो नीचे आएगा स्लोली। तो ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रुकता है तो उसका जो है वो बाकी जो उससे जो चीज़ें उसने पहनी होती हैं वो उसको फॉलो थ्रू करती हैं। लाइक अगर आपने कैप पहनी है और उसके ऊपर जो है एक फेदर लगा हुआ है और बहुत सॉफ्ट वाला, तो आप रुकेंगे तो जो है वो मूव करेगा और ओवरलैप भी होगा थोड़ा सा, ठीक है। इवन अगर आप चलते भी हैं और चलते चलते जब आप रुकते हैं तो आपका बॉडी का जो मैस है वो एकदम से नहीं स्टॉप होता, वो फॉलो थ्रू करता, ओवरलैपिंग होती है उसमें, ठीक है। वो एकदम से आपका पूरा वेट कभी भी नहीं रुकता। जैसे आप भागते हुए एकदम से रुकेंगे तो आपका जो है मैस जो है वो फॉलो करेगा कई दफ़ा वो फिर वो ओवरलैपिंग होगी। तो जो है ये एक छोटा सा प्रिंसिपल था, ये आप मोस्टली जो है वो देखते हो, अपनी डेली लाइफ में भी देखते हो, मूवीज़ में भी डेली देखते हो, और जो है वो कार्टून्स में तो ज़्यादा ही देखते हैं, अगर आप कार्टून्स देखते होंगे तो इसके अंदर यही है कि ऑब्जेक्ट एक अपने पॉइंट ए से बी पर पहुंच चुका है, बट उसके पीछे जो अगर उसने कोई क्लॉक पहना हुआ है या कुछ चीज़ है वो उसको फॉलो करे। अच्छा, नेक्स्ट है स्लो इन एंड स्लो आउट। इसके अंदर अगर हम इसको पढ़ें स्लाइड को, और समटाइम्स एड्रेस्ड एज अ ईज इन एंड ईज आउट, ये जब हम आफ्टर इफेक्ट यूज़ करेंगे तो इसके अंदर जो हम की फ्रेम्स लगाएंगे उनको जब एनिमेशन हो जाती है उसको स्मूथ करने के लिए जो है वो ईज इन एंड ईज आउट हम यूज़ करते हैं। F9 उसकी शॉर्ट की होती है, और कई दफ़ा जो है हम ग्राफ के थ्रू भी इन चीज़ों को जो है वो सेट करते हैं। अब जब वो हम आफ्टर इफेक्ट्स में जाएंगे तो वो चीज़ें सारी देखेंगे। अभी मैं नहीं चाह रहा कि वो जो है वो ज़्यादा चीज़ें बता दूं और हम अपने जो टॉपिक्स हैं वो हट जाए। तो वो बेसिक यही है कि वो ग्राफ होता है, उसके अंदर जो है वो ईजी इन ईज आउट ईजीली हो जाता है। सो इस प्रिंसिपल में ये चीज़ है कि every movement needs time to accelerate and slow down. Your animation will look realistic if more drawings are added to the beginning and end of an action. So इसमें यही है कि जब भी कोई चीज़ मूव करने लगती है तो शुरू स्टार्ट और एंड में वो थोड़ी स्लो होती है। लाइक जब वो रुकती है तब भी वो स्लो होती है, जब वो स्टार्ट होने लगती है और तब भी स्लो होती है। स्लो जहाँ पर चीज़ होगी वहाँ पर ज़्यादा ड्राइंग्स होंगी, जहाँ पे तेज चीज़ को करना वहाँ पे कम ड्राइंग्स होंगी। तो इसका मतलब है फॉर स्लो मूवमेंट यू नीड टू मेक मोर ड्राइंग्स एंड फॉर द फास्ट मूवमेंट यू हैव टू मेक लेस ड्राइंग्स। सो जैसे इस एग्जांपल में अगर आपको पेंडुलम नज़र आ रहा है इसके अंदर जब आप एंड पर देख रहे हैं राइट और लेफ्ट पर, तो यहाँ पर ज़्यादा सर्कल है। मीन जब वो यहाँ पर आया है तो उसने यहाँ पर स्टे भी किया और यहाँ से स्लोली जो एकदम से यहाँ पे तेज हुआ, और सेंटर में देखें ड्राइंग्स कम है काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर वो स्पीड से गुजरा। अगर सारी ड्राइंग्स सेम होंगी तो स्पीड का पता नहीं चलेगा, एक मैकेनिकल फील आएगी, जो कि मोस्टली रोबोट्स में होता है। वो एकदम से मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिस तरह वो रोबोट डांस भी वो कुछ लोग करते हैं, तो उसमें वो यही चीज़ होता है कि वो अपना ईज इन ईज आउट वाला वो फैक्टर ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एक मैकेनिकल फील आती है। अगर कोई भी आप एनिमेशन आगे करेंगे तो ये ईज इन ईज आउट
इसको हम स्लो इन एंड स्लो आउट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। कोई भी आप ऐड बनाएंगे, इवन आप एक बॉल को भी मूव करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो उसमें भी जो है वो ये ईज इन एंड ईज आउट सिंपल एक शॉर्ट की से ही चल जाता है। F9 से जो है वो उसमें ऐड हो जाती है। अगर उसको शुरू में ज़्यादा ही स्लो करना है तो वो ग्राफ से हम लोग कर सकते हैं। तो वो नेक्स्ट आगे चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट वन इज आर्क। Arc increase the realism of the subject's action, as almost all lifelike objects tend to follow curved path rather than straight lines. So इसकी छोटी सी एग्जांपल यही है कि कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट होती है उसको डेड कंसीडर किया जाता है। तो और जो भी लाइन जिसमें एक मूवमेंट होती है, एक आर्क होती है, उसको लाइफ से हम लोग जो है वो तशबीह देते हैं और उसको जो है वो हम कंसीडर करते हैं कि ये लाइफ है। तो इसी तरह जो है वो अगर आप अपनी मूवमेंट भी देखें, जिस तरह ये मैंने नीचे एग्जांपल दी है, इसमें यही है कि जब भी आप चल रहे होते हैं, आपका ये जो हैंड मूवमेंट है वो एक आर्क बना रही होती है। वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चल रहा होता, लाइक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक आर्क बन रही होती है। इवन जो हमने स्क्वाश एंड स्ट्रेच के अंदर जो है वो एक चीज़ देखी थी, उसके अंदर भी एक आर्क बन रही होती है। लाइक अगर जो मैंने यहाँ पर एक आर्क बनाई थी, बाउंसिंग बॉल की या किसी की भी, सो इसमें जो है वो मूवमेंट इस तरह से नहीं हो रही, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो रही, उसमें मूवमेंट जो है वो बिल्कुल कर्व में जा रही है और बिल्कुल स्मूथ। उसी की वजह से जो है हमें एक मूवमेंट बहुत स्मूथ नज़र आती है, इंस्टेड ऑफ कि वो बिल्कुल रैपिडली जो है वो एक कॉर्नर पर जो है पॉइंट बी से वो एकदम से नीचे आए। तो वो एक मैकेनिकल एक फील देते हैं जो कि मोस्टली गेम्स में देखते हैं या कार्टून्स में भी देखते हैं। जब वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो वो रूम में रैंडम इसको जो है वो आफ्टर इफेक्ट्स में जो है वो हम देखेंगे। अगर ये सिंपल आर्क वाला ये बनाना हुआ तो एक टॉगल इफेक्ट होता है, उससे भी ये चीज़ें बन जाती हैं। बट द प्रिंसिपल इज आर्क। तो हर चीज़ के अंदर जो हमारी मौजूद है उसके अंदर एक कर्व मौजूद होता है, एक आर्क मौजूद होती है। ओके, फाइल डाउनलोड हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो आर्क पे थे। तो आर्क जो है वो रियलिज्म को इंक्रीज करती है। जिस सब्जेक्ट के अंदर एक आर्क मौजूद नहीं होगी आपकी एनिमेशन के अंदर, तो वो बड़ी वेग सी लगेगी और वही पॉइंट आ जाएगा कि यार कुछ अजीब सा लग रहा है, इसमें कुछ अजीब सा लग रहा है। तो वो अजीब यही है कि उसने जो है वो एनिमेटर ने आर्क इफेक्ट को जो है वो फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो एनिमेशन सही नहीं लग रही और वो अजीब लग रही। So next one is secondary action. Spotting the main action with secondary one adds more dimension to the character animation and gives a sense more life. So इसमें सिंपल अगर हम बात करें, जो लेफ्ट पर आपके नज़र आ रहा है एक वुमन का करेक्टर है जो कि एंग्री है। तो ये इसके अंदर कोई भी जो है वो सेकेंडरी एक्शन मौजूद नहीं है। अगर हम राइट पर देखें तो जो वो साथ चॉप मतलब वो जो वेजिटेबल चॉप कर रही है वो उसका सेकेंडरी एक्शन है। लाइक उसका फर्स्ट एक्शन ये है कि वो बोल रही है, वो गुस्से में है, और दूसरा एक्शन ये है जो कि उसकी स्पॉट में होगा। लाइक उसने जोर से नाइफ जो है वो मारा है वेजिटेबल पर, जिसकी वजह से वो देखें वो लाइन से भी हमें पता चल रहा है कि वो जोर से इम्पैक्ट आया, जो कि उसके एक्शन को जो है वो स्पॉट कर, जो कि सेकेंडरी एक एक्शन है जो कि आप काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ में देखते हैं। बट अब आपको ये एक प्रिंसिपल पता चल गया तो अब आप इसको जो है वो नोट भी करेंगे। तो आप कई मूवीज़ में यही देखते हैं कि वो साथ जो है वो लड़ रही है और साथ सब्जी काट रही है और सब्जी की स्पीड भी तेज़ हो गई है कटने की और वो ज़ोर ज़ोर से कट रही है, तो वो सेकेंडरी एक्शन होता है। इवन अगर कोई शख्स किसी से लड़ने जा रहा है तो उसका पहला जो होगा वो यही है कि वो चलता हुआ तेज़ी से जा रहा होगा,
ठीक है, उसकी लेग्स से पता चल रहा होगा वो तेजी से जा रहा है, उसका प्राइमरी एक्शन है। सेकेंडरी यही है जो उसकी हाथ की मूवमेंट है और उसने वो मुक्के बनाए होंगे जिससे स्पॉट हो रहा होगा उसका एक्शन कि वो क्या करने जा रहा है। उसमें जो है बाकी वो फेशियल एक्सप्रेशन चीज़ें भी काउंट हो रही होती हैं, बट आई थिंक इसमें चीज़ समझ आ गई होगी, बाकी वो वीडियो में चीज़ें समझ आ जाएंगी। टाइमिंग रेफरिंग टू द नंबर ऑफ ड्राइंग्स और फ्रेम्स फॉर अ गिवन एक्शन। Correct timing is critical for establishing characters, mood, emotions, and reactions. Simply put, use more frames to create slower action and less frames for a faster one. So अभी जो मैंने पीछे बात की थी कि अगर आपने कोई फास्ट ड्राइंग बनानी है तो draw less frames, and if you want to make a smooth very slow animation you have to make more drawings. So but हर एक ऑब्जेक्ट की एक टाइमिंग होती है, इसमें एक दूसरा था स्पेसिंग। टाइमिंग एंड स्पेसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर एक बाउंसिंग बॉल है या टेनिस बॉल है, उसको अगर मैं जोर से मारूंगा और वो जब दीवार पर लगकर वापस आ रही होगी उसकी टाइमिंग एंड स्पेसिंग अलग होगी। वो दीवार पर लगने के बाद उसके फ्रेम्स जो है वो जब लगेंगे वहां पर ज्यादा होंगे, उसके बाद जब वो स्लो गिरेगी ज्यादा ड्राइंग्स हो जाएंगी, काफी ज्यादा ड्राइंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो जो है आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ही फ्रेम्स बनाए जा रहे हो तो वो एक अजीब सा स्लो सी एक एनिमेशन बनेगी जिसके अंदर जो है बेसिक ऑब्जेक्ट अपनी फील जो है वो अपना एसेंस जो है वो खो देगा। लाइक अगर एक कॉइन नीचे गिरता है, अगर वो बिल्कुल सीधा गिरा है तो वो जंप करेगा, उस जंप के अंदर जो ड्राइंग्स बनेंगी वो जब जंप करने लगेगा वहां पर थोड़ी ज्यादा होंगी, जंप कर रहा होगा उसके अंदर कम होंगी, लाइक इस तरह से जो नजर आ रहा है। और जब वो रुकने लगेगा तो काफी ज्यादा ड्राइंग्स होंगी। सो अगर आप सारा ही उसको बिल्कुल सेम कर देंगे कि सेम सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। अगर हम जब इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी तो हम इसकी एक क्लास के अंदर ही असाइनमेंट करेंगे बाउंसिंग बॉल की, ताकि जो है वो टाइमिंग एंड स्पेसिंग वाला जो है वो कम से कम आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाए, क्योंकि जब आप एक चीज़ करते हैं वो ज़्यादा देर याद रहती है इंस्टेड ऑफ आप सुन रहे हैं उसको। सो आई थिंक हमें यहाँ पर लेक्चर को जो है वो वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि जो है वो अगर मैं वीडियो भी साथ अटैच कर दूंगा तो वो लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मे बी वो 1.25 घंटे से ऊपर चले जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी ये जो चीज़ें बताई हैं आप इनको देख लें, यूट्यूब पर जो है वो इनकी एग्जांपल्स को देख लें थोड़ा सा, जो है वो पिछली वीडियो के एक्चुअली अगर आप गूगल पर भी लिखेंगे तो ये सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं, ये सामने आ जाएंगे। सो मैंने तो वो वीडियो में जाहिर है वो सारा कुछ ही एक्सप्लेन करना है, बट जो है जो अभी तक वो मैंने बताया है अगर आप ये नोट डाउन कर लें, बिल्कुल सिंपल है, तो इनको जो है वो देख लें। और जो जो इसका पार्ट 3 होगा वो एनिमेशन प्रिंसिपल्स का, उसके अंदर जो है वो मैं साथ वो वीडियो भी अटैच कर दूंगा, और अगर आप वो देख लेंगे वीडियो ही एंड पर भी कम से कम देख लेंगे तो वो सारे कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, यहाँ पर जो है वो ख़त्म करते हैं लेक्चर को।